मम्मी जी, जरा उठिए और अलमारी की चाबियां दीजिए। मानसी ने सीधे हुक्मरानों वाले लहजे में कहा। सावित्री जी ने धीरे से अपनी पथराई आंखें उठाई। चाबियां? इस वक्त तुम्हें चाबियों की क्या जरूरत है मानसी? बाहर तुम्हारे ससुर जी की लाश पड़ी है। मुझे अच्छे से पता है कि बाहर क्या पड़ा है मम्मी जी। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और फिर मामा जी ने बहू बेटे के मुंह पर वसीयत का ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि दोनों दिसंबर के महीने में भी पसीने से नहा गए। रसोई के कोने में रखी पुरानी घड़ी में रात के ठीक 3 बज रहे थे। टिक टिक की आवाज इस सन्नाटे में किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। बाहर दिसंबर की ठंडी हवा खिड़की के कांच से टकरा कर सरसरा रही थी, लेकिन उस आलिशान बंगले के सबसे छोटे और सीलन भरे कमरे में दीनानाथ जी के माथे पर पसीने की बूंदें चिपकती थी। सावित्री, जरा जरा गौरव को आवाज देना। मेरी छाती में जैसे कोई जलता हुआ कोयला रख दिया है। दीनानाथ जी का गला सूख चुका था। उनके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। सावित्री जी ने घबरा कर अपने पति के ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में लिया। उन्होंने पास रखे इनहेलर को देखा। वो खाली हो चुकी थी। पिछले 3 दिनों से वे गौरव से कह रही थी कि पापा की सांस की दवा खत्म होने वाली है, बाजार से ला देना। लेकिन गौरव के पास अपनी बिजनेस मीटिंग से फुर्सत कहाँ थी। जी आप घबराइए मत, मैं अभी गौरव को बुलाकर लाती हूँ। वो डॉक्टर साहब को फोन कर देगा। सावित्री जी रोते हुए उठ खड़े होने की कोशिश करने लगी। उनके खुद के घुटनों में गठिया का भयंकर दर्द था, लेकिन इस वक्त उन्हें सिर्फ अपने पति की जान की फिक्र थी। वे दीवार का सहारा लेते हुए हांफती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ये बंगला 4 मंजिला था। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी थी, लेकिन बहू मानसी ने साफ साफ कह दिया था, मम्मी जी, लिफ्ट का बिल बहुत आता है और वैसे भी डॉक्टरों ने कहा है कि बुजुर्गों को वॉक करनी चाहिए। आप सीढ़ियों का इस्तेमाल किया कीजिए। कांपते पैरों से सावित्री जी पहली मंजिल पर पहुंची। वहां के चमचमाते फर्श पर पैर रखते ही पैरों को ठंडक का एहसास हुआ। सामने गौरव और मानसी के बेडरूम का महंगा सागवान की लकड़ी का दरवाजा था। सावित्री जी ने कांपते हाथों से कुंडी खटखटाई। गौरव बेटा, ओ गौरव, जरा दरवाजा खोल बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सावित्री जी ने थोड़ा और जोर से दरवाजा पीटा। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। गौरव की आंखों में नींद का भारीपन और चेहरे पर घोर झुंझलाहट थी। उसने अपनी महंगी सिल्क की नाइट शर्ट को आस्तीन को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, माँ, क्या आफत आ गई है? रात के 3 बज रहे हैं। आपको पता भी है कि सुबह 9 बजे मेरी संघाई के क्लाइंट्स के साथ कितनी बड़ी जूम मीटिंग है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा। हर छोटी बात पर डरना बंद कीजिए। बेटा, तेरे पापा की सांस रुक रही है, दवा भी खत्म हो गई है। जरा गाड़ी निकाल कर उन्हें बड़े अस्पताल ले चल। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। सावित्री जी ने सचमुच अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए। तभी अंदर से मानसी की तीखी आवाज आई, गौरव, दरवाजा बंद करो। इन बुढ़ों का ये रोज का ड्रामा है। जब देखो तब अपनी बीमारियों का ढोंग लेकर बैठ जाते हैं ताकि तुम्हें परेशान कर सकें। उस दिन भी तो कह रहे थे कि दिल में दर्द है। डॉक्टर ने चेक किया तो सिर्फ गैस निकली थी। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, बस अटेंशन चाहिए हमारा। गौरव ने अपनी पत्नी की बात सुनी और उसकी आंखों में माँ के प्रति रही सही सहानुभूति भी खत्म हो गई। उसने माँ से कहा, माँ, अलमारी में विक्स पड़ी होगी, वो लगा दो। सुबह डॉक्टर सिन्हा को बुला लूंगा। अभी मुझे सोने दो। और तपाक से दरवाजा बंद हो गया। लॉक होने की क्लिक की आवाज सावित्री जी के दिल पर एक गहरे जख्म की तरह लगी। नीचे आते समय सावित्री जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें याद आ रहा था वो साल जब गौरव को शहर के सबसे बड़े बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाना था। दीनानाथ जी एक मामूली सरकारी प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। कुल जमा तनख्वाह इतनी थी कि घर का राशन और बूढ़े माता पिता की दवाइयों में ही सब खत्म हो जाता था। दीनू जी, गौरव की फीस के लिए 35,000 रुपए कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तब सावित्री जी ने रोते हुए पूछा था। दीनानाथ जी ने मुस्कुराकर सावित्री के कंधे पर हाथ रखा था। तुम चिंता क्यों करती हो सावित्री? मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, बाप की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके बच्चे की काबिलियत से होती है।
मैं अपनी पुश्तैनी जमीन का वो आखिरी टुकड़ा बेच रहा हूँ। लेकिन वो जमीन तो आपके दादाजी की आखिरी निशानी है। मेरी सबसे बड़ी निशानी मेरा बेटा गौरव है। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो ऐसी 100 जमीनें खरीद लेगा। दीनानाथ जी ने गर्व से कहा था। और सिर्फ जमीन ही नहीं बेची थी। गौरव की पढ़ाई के उन 8 सालों में दीनानाथ जी ने कभी अपने लिए नया कुर्ता नहीं खरीदा। जब उनका कुर्ता फट जाता तो वे खुद सुई धागा लेकर उसे सिल लेते। स्कूल के बाकी मास्टर उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों मास्टर साहब, कंजूसी की कोई सीमा होती है क्या? कभी तो नया कपड़ा सिलवा लिया करो। दीनानाथ जी सिर्फ हंसकर टाल देते। वे दोपहर का खाना भी घर से सूखी रोटियां और अचार लेकर जाते थे, ताकि कैंटीन के 5 रुपए बच सकें और उन रुपयों से वे गौरव के लिए अंग्रेजी की नई कॉमिक्स खरीद सकें। जब गौरव ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो उसे ऑफिस के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। दीनानाथ जी अपने रिटायरमेंट के ठीक मुहाने पर थे। उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा, जो उनके बुढ़ापे की लाठी था, बिना एक पल सोचे गौरव के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। उस दिन उन्होंने गौरव की पीठ थपथपा कर कहा था, बेटा, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरी 35 साल की नौकरी की बूंद बूंद की कमाई है। अब इस पर अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर। गौरव ने इमारत तो खड़ी कर ली, लेकिन उस इमारत की नींव में अपने पिता के बलिदानों को दफन कर दिया। आज वो गौरव एंटरप्राइजेस का मालिक था। उसकी गाड़ियां, उसका बंगला, उसका रुतबा, सब कुछ दीनानाथ जी की उस बूंद बूंद की कमाई पर खड़ा था। सावित्री जी जब नीचे कमरे में पहुंची तो दीनानाथ जी का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उनकी आंखें आधी खुली थीं और वे कमरे की छत को निहार रहे थे, जैसे भगवान से पूछ रहे हों कि हे ईश्वर, क्या अपनी औलाद को सब कुछ सौंप देना ही सबसे बड़ा पाप है? सुनिए, सुनिए जी, आंखें खोलिए, देखिए, मैं गौरव को बुलाकर लाई हूँ। सावित्री जी ने उनके सीने पर सिर रख दिया, लेकिन वहां कोई धड़कन नहीं थी। वो दिल जिसने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ अपने बेटे की खुशहाली की दुआ मांगी थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। सावित्री जी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकली। वे वहीं फर्श पर बैठ गईं और अपने पति के ठंडे पैरों को सहलाने लगी। सुबह के 6 बजे नौकर रामू जब चाय लेकर आया तो उसने कमरा खुला देखा। अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ से ट्रे छूट गई। कप टूटने की आवाज सुनकर गौरव और मानसी नीचे आए। गौरव ने जैसे ही पिता के निष्प्राण शरीर को देखा, उसके पैर ठिठक गए। एक पल के लिए उसके भीतर का बेटा जागा। उसकी आंखों में पानी आया। वो आगे बढ़ा, पापा। लेकिन इससे पहले कि वो पिता के पैर छू पाता, सावित्री जी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। वहां सिर्फ एक भयानक पथरीलापन था। दूर रह गौरव, अपने इन करोड़ों के हाथों से अपने इस गरीब बाप के शरीर को मत छूना। इन्हें अपवित्र मत कर। कल रात तेरी नींद की कीमत इनके जीवन से ज्यादा थी ना। अब सो जा बेटा, सो जा। अब तेरे पापा तुझे कभी जगाने नहीं आएंगे। मानसी ने तुरंत गौरव का हाथ पकड़ा और पीछे खींचते हुए फुसफुसाई, गौरव, रोना धोना बाद में करना, पहले बाहर फोन करो। समाज के बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर किसी को पता चला कि रात को क्या हुआ था तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। रोने का नाटक करो ताकि लोग कहें कि बेटा कितना संस्कारी है। गौरव ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर अपने मरे हुए पिता की तरफ। उसने अपनी जेब से आईफोन निकाला और शहर के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर को फोन लगाया। हेलो राहुल, मेरे पिताजी शांत हो गए हैं। घर पर अंतिम संस्कार और शोक सभा की तैयारी करो। याद रहे, अरेंजमेंट वीआईपी होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुबह के 8 बजते बजते दीनानाथ जी का वो आलीशान बंगला, जिसे उन्होंने कभी अपने लिए अपनों का घर समझा था, एक राजनीतिक अखाड़े और कारपोरेट इवेंट में तब्दील हो चुका था। सफेद रंग के महंगे टेंट लग चुके थे, मखमली सोफे बिछाए जा चुके थे और हवा में अगरबत्ती की जगह महंगे रूम फ्रेशनर की खुशबू तैर रही थी। गौरव अपने बिजनेस सर्कल में खुद को आदर्श बेटा साबित करने के लिए सारी उम्दा व्यवस्था करवा रहा था। आने वाले रईस मेहमानों के लिए वीआईपी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही थी। सावित्री जी नीचे कमरे में अपने पति के पार्थिव शरीर के पास जमीन पर बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू अब सूख कर पथरा चुके थे।
उनके हाथ में दीनानाथ जी का वो पुराना फटा हुआ तकिया था जिसे वे सीने से चिपकाए हुए थे। तभी मानसी ने कमरे में प्रवेश किया। वो सफेद रंग के डिजाइनर चिकनकारी सूट में थी, जो उसने खास तौर पर ऐसे शौक के मौकों के लिए खरीद रखा था। उसके चेहरे पर दुख का लेश मात्र भी भाव नहीं था, बल्कि आंखों में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। मम्मी जी, जरा उठिए और अलमारी की चाबियां दीजिए, मानसी ने सीधे हुक्मरानों वाले लहजे में कहा। सावित्री जी ने धीरे से अपनी पथराई आंखें उठाई। चाबियां? इस वक्त तुम्हें चाबियों की क्या जरूरत है मानसी? बाहर तुम्हारे ससुर जी की लाश पड़ी है। मुझे अच्छे से पता है कि बाहर क्या पड़ा है मम्मी जी। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मानसी ने चिढ़कर कहा। गौरव के बिजनेस पार्टनर्स और शहर के मेयर साहब आ रहे हैं। गौरव को पापा के लॉकर से कुछ जरूरी कागजात और उनकी वो पुरानी वसीयत चाहिए जो उन्होंने सालों पहले बनवाई थी। हमें उसे आज ही वकील को दिखाना है ताकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर का काम शुरू हो सके। वैसे भी अब इन चीजों पर हमारा ही हक है। सावित्री जी ने अपनी बहू के चेहरे को देखा। इस औरत के दिल में उस इंसान के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं था जिसने इस पूरे बंगले को बनाने के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी पूंजी तक लगा दी थी। चाबियां मेरे पास नहीं है मानसी, और अगर होती भी तो मैं इस वक्त तुम्हें कभी नहीं देती। सावित्री जी की आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो मानसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या मतलब नहीं है? देखिए मम्मी जी, सीधे तरीके से चाबियां दे दीजिए, वरना मुझे दराज तोड़ना आता है। बाहर मीडिया वाले और बड़े लोग खड़े हैं, मैं तमाशा नहीं चाहती, मानसी ने धमकी भरे स्वर में कहा। तमाशा तो अब शुरू होगा बहू जी। कमरे के दरवाजे पर एक भारी, कड़क और रौबदार आवाज गूंजी। मानसी ने झटके से उधर मुड़कर देखा। दरवाजे पर 6 फीट लंबे सेना के रिटायर्ड कर्नल विश्वनाथ जी खड़े थे। उनकी घनी सफेद मूछें, कड़कती आंखें और फौजी सलीका किसी को भी डराने के लिए काफी था। वे सावित्री जी के सगे भाई और दीनानाथ जी के सबसे पक्के दोस्त थे। विश्वनाथ जी को देखते ही मानसी के तेवर थोड़े ढीले पड़े, लेकिन उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। मामा जी, आप कब आए? बाहर गौरव सबको संभाल रहा है, आप अंदर क्यों आ गए? मैं यहाँ अपनी बहन के सुहाग को आखिरी विदाई देने आया हूँ और उन भेड़ियों को देखने आया हूँ जो एक बाप की चिता जलने से पहले ही उसकी हड्डियों का सौदा करने बैठ गए हैं। विश्वनाथ जी के शब्दों में अंगारे थे। वे आगे बढ़े और सावित्री जी के सिर पर हाथ रखा। सावित्री, मैं आ गया हूँ, तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। सावित्री जी अपने भाई को देखते ही उनके सीने से लिपट गईं और फूट फूट कर रो पड़ीं। जो आंसू सुबह से थमे हुए थे, वे अब बांध तोड़कर बह निकले। भैया, इन्होंने दीनू जी को मार डाला। उन्होंने रात को सांस लेने के लिए तड़पते हुए दम तोड़ दिया। लेकिन इस गौरव ने, इसने डॉक्टर तक को नहीं बुलाया। कर्नल विश्वनाथ की मुट्ठियां भिज गईं। उन्होंने मानसी की तरफ देखा, जो डर के मारे पीछे हट रही। जाओ, अपने उस संस्कारी पति से कहो कि दीनानाथ जी की वसीयत और चाबियों की चिंता छोड़ दे। आज उसकी असलियत इस पूरे समाज के सामने आई। दोपहर के 12 बज चुके थे। दीनानाथ जी की अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी। गौरव ने मीडिया के कैमरों को सामने देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो पिता के स्ट्रेचर को पकड़कर चिल्ला रहा था। पापा, आप मुझे अनाथ करके कहाँ चले गए? अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? आसपास खड़े लोग कानाफूसी कर रहे थे। देखो भाई, कितना श्रवण कुमार बेटा है, बाप के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन कर्नल विश्वनाथ चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक घृणा भरी मुस्कान थी। शमशान घाट पर जब मुखाग्नि देने का वक्त आया तो गौरव ने कांपते हाथों से चिता को आग दिखाई। आग की लपटें जैसे ही आसमान की तरफ बढ़ी, गौरव के मन में एक ही विचार चल रहा था। चलो, अब इस बंगले का पूरा मालिकाना हक मेरा हुआ। अब इस बुढ़िया को किसी वृद्धाश्रम में शिफ्ट करने का रास्ता साफ है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तीसरे दिन घर पर पगड़ी की रस्म और शोक सभा का आयोजन था। पूरा बंगला सफेद फूलों से सजा था। मानसी ने मेहमानों के स्वागत के लिए महंगे कैटरर से काजू कतली, मलाई कोफ्ता और केसरिया दूध का इंतजाम करवाया था।
वो अपनी सहेलियों के बीच बैठी सिसकियां ले रही। क्या बताऊं, पापा जी के जाने से गौरव बिल्कुल टूट गए हैं। हमने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तभी कर्नल विश्वनाथ जी बीच में आंगन में आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में दीनानाथ जी की वो पुरानी डायरी और एक सरकारी लिफाफा था। शर्मा जी, वर्मा जी और यहाँ बैठे सभी संभ्रांत नागरिकों, जरा 2 मिनट मेरी बात गौर से सुनिए। विश्वनाथ जी की आवाज पूरे पंडाल में गूंज गई। गौरव ने सक पकाते हुए कहा, मामा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पूजा चल रही है। पूजा तो खत्म हो चुकी गौरव, अब जरा कर्मों का हिसाब हो जाए। विश्वनाथ जी ने डायरी खोलते हुए कहा, आप सब लोग सोच रहे हैं ना कि गौरव एक बहुत ही संस्कारी और पितृभक्त बेटा है। तो जरा सुनिए उस अभागे बाप के आखिरी शब्द जो उन्होंने अपनी इस डायरी में लिखे थे। विश्वनाथ जी ने पढ़ना शुरू किया। 15 नवंबर 2025। आज मानसी ने मुझे सुबह की बची हुई बासी रोटियां दी। जब मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा गर्म दलिया दे दो, तो उसने कहा कि यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा। गौरव बगल में खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को टोकना भी जरूरी नहीं समझा। 10 दिसंबर 2025। मेरी सांस की दवा खत्म हो गई है। गौरव से पैसे मांगे तो उसने कहा कि पापा, आपके इलाज में हर महीने हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। मेरा बजट बिगड़ रहा है। आज मैं पूरी रात बिना दवा के खिड़की के पास बैठकर हवा के लिए तरसता रहा। जैसे जैसे विश्वनाथ जी डायरी के पन्ने पढ़ रहे थे, वैसे वैसे पंडाल में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। गौरव का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और मानसी की नजरें जमीन में धंसने लगी। और सबसे शर्मनाक बात, विश्वनाथ जी ने गौरव की तरफ उंगली उठाई। जिस रात इस बूढ़े बाप ने दम तोड़ा, उस रात ये बेटा अपनी करोड़ों की डील के बहाने अपने मखमली गद्दे पर सो रहा था और इसकी माँ इसके पैर पकड़कर डॉक्टर बुलाने की भीख मांग रही थी। पूरे पंडाल में थू थू शुरू हो गई। बड़े लोग खड़े होकर गौरव को धिक्कारने लगे। थू है ऐसे बेटे पर, बाप की कमाई पर महल खड़ा कर लिया और उसे ही तड़पा तड़पा कर मार डाला। गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब झूठ है। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं ताकि मेरी प्रॉपर्टी हड़प सकें। पापा का ये बंगला, उनका बिजनेस सब मेरा है। मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। वारिस? तू वारिस नहीं, तू तो इस खानदान पर एक कलंक है। कर्नल विश्वनाथ ने लिफाफा खोला और उसमें से कोर्ट की मुहर लगा हुआ एक दस्तावेज निकाला। यह है दीनानाथ जी की असली और अंतिम वसीयत, जिसे उन्होंने अपनी मौत से ठीक 4 दिन पहले मेरे साथ जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज करवाया था। सुनिए इसमें क्या लिखा है। विश्वनाथ जी ने जोर से पढ़ा। मैं दीनानाथ, अध्यापक, अपनी पूरी चेतना में ये घोषणा करता हूँ कि मेरा बेटा गौरव और उसकी पत्नी मानसी पूरी तरह धन के अहंकार में अंधे हो चुके हैं। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी सावित्री को जीते जी नरक का एहसास कराया है। इसलिए मैं इस 4 मंजिला बंगले, बैंक खातों और अपनी सारी चल अचल संपत्ति का एकमात्र मालिकाना हक अपनी पत्नी सावित्री देवी को सौंपता हूँ। गौरव का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। यदि सावित्री की मृत्यु के बाद गौरव का व्यवहार ठीक नहीं रहता, तो ये पूरी संपत्ति दीनानाथ जी वृद्ध सेवाश्रम के नाम कर दी जाएगी। ये सुनते ही मानसी के हाथ से महंगा पर्स छूटकर जमीन पर गिर गया। गौरव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही सरक गई। जिस आलीशान महल के घमंड में वो उड़ रहा था, आज वो उसी घर में एक बेघर भिखारी की स्थिति में आ चुका था। सावित्री जी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आईं। उनकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक माँ का स्वाभिमान चमक रहा था। गौरव दौड़कर माँ के पैरों में गिर गया। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। ये मानसी के उकसावे में आकर मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, मुझे बेघर मत करो। सावित्री जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने गौरव को देखा और ठंडे स्वर में कहा, बेटा? कौन सा बेटा जो रात के 3 बजे अपनी माँ के सामने दरवाजा बंद कर लेता है? गौरव, तूने सिर्फ अपने बाप को नहीं मारा, तूने मेरे भीतर की माँ को भी उसी रात मार डाला था। अगर इस घर में रहना है तो तुझे और तेरी पत्नी को उसी सीढ़ियों के नीचे वाले स्टोर रूम में रहना होगा जो तुमने मेरे लिए चुना था। और याद रखना, इस घर में रहने का किराया
और खाने का हिसाब अब तुम्हें चुकाना होगा। पूरे समाज के सामने गौरव और मानसी का अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वक्त का पहिया घूम चुका था। जो कल तक हुक्म चलाते थे, आज वे खुद दया की भीख मांग रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। माता पिता का अपमान करके कमाया गया करोड़ों का साम्राज्य भी एक दिन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जो औलाद अपने बुजुर्गों को बोझ समझती है, वक्त उसे खुद एक बोझ बना देता है। माता पिता की दुआओं में जो बरकत है, वो दुनिया के किसी बैंक अकाउंट में नहीं मिल सकती। आज के इस आधुनिक दौर में जहां लोग माता पिता की संपत्ति तो खुशी खुशी ले लेते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, ऐसे कानूनों और वसीयतों की कितनी जरूरत है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस कहानी का कौन सा दृश्य आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।